चलिए स्टार्ट करते हैं हम। आज हम जो पढ़ेंगे, आज हम सीएसएस सिलेक्टर्स के बारे में जानेंगे कि सीएसएस में सिलेक्टर्स का क्या काम है और इनसे हमें क्या एडवांटेज मिलता है। सिलेक्टर्स देखिए वो चीज होती है जिससे हम किसी चीज को सिलेक्ट कर सकते हैं, या वो चीज दैट हेल्प्स अस टू सिलेक्ट एनीथिंग। अब अगर हम एचटीएमएल में बात करें तो सीएसएस सिलेक्टर्स जो होते हैं एचटीएमएल के एलिमेंट्स को सिलेक्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि आप एक टैग यूज करते हैं और उस टैग के अंदर अपना काम कर रहे होते हैं। कई बार ये होता है कि जब हम स्टाइलिंग करते हैं, डेकोरेट करते हैं टैग्स को, तो उन टैग्स के अंदर भी हम किसी टैग को इंडिविजुअलिटी देना चाहते हैं, या सिमिलर टैग्स में कुछ टैग्स पर वो डेकोरेशन अप्लाई करना चाहते हैं और कुछ पर कोई दूसरी डेकोरेशन अप्लाई करना चाहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम टैग्स को सिलेक्टर लगा देते हैं और सिलेक्टर्स के साथ काम करने पर हमारी जो यूनिकनेस है एलिमेंट की वो मेंटेन रहती है। तो आज यही देखेंगे कि सीएसएस सिलेक्टर्स कौन कौन से तरीके के सिलेक्टर्स हैं और किस सिलेक्टर से हमें क्या हेल्प मिलती है। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं कि एक सिलेक्टर क्या होता है। व्हाट इज अ सिलेक्टर? CSS selector is used to select the content that you want to style. जिस कंटेंट को, जिस एलिमेंट को हम स्टाइल करना चाहते हैं उसको हम CSS सिलेक्टर की मदद से सिलेक्ट कर पाते हैं। इट सिलेक्ट्स द HTML कंटेंट अकॉर्डिंग। CSS का जो सिलेक्टर होता है वो एलिमेंट को किस बेसिस पर सिलेक्ट करने में हेल्प करता है। आप किसी भी एलिमेंट को उसकी आईडी के बेसिस पर, क्लास के बेसिस पर, टाइप के बेसिस पर और एट्रीब्यूट के बेसिस पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आईडी, क्लास, टाइप और एट्रीब्यूट भी हम ही लोग देते हैं। माने हम जब डिजाइनिंग कर रहे हैं तो हम ही डिफाइन करेंगे कि क्या क्लास है या क्या आईडी है, और उसके बेसिस पर हम सिलेक्शन कर लेते हैं। Selectors are the part of CSS rule set which contains the selector name and the declaration block. जब आप CSS सिलेक्टर को डिफाइन करते हैं, माने आप अपना सिलेक्टर जब बना रहे होते हैं, तो वहां पर सिलेक्टर जो है एक पूरा का पूरा एक रूल सेट होता है उसका, जिसमें दो चीजों को मिलाकर के लिखा जाता है। पहले तो आप सिलेक्टर का नाम लिखते हैं कि कौन सा सिलेक्टर आपने अप्लाई किया है, और उसके नीचे उसका डिक्लेरेशन ब्लॉक होता है जो ये डिफाइन करता है कि इस सिलेक्टर पर कौन कौन सी डेकोरेशन अप्लाई करनी है। जैसे यहाँ अगर अभी हम देखें तो देखिए एक CSS रूल सेट के हिसाब से ये एक सिलेक्टर का एग्जाम्पल है। जैसे यहाँ पर ये P हमने जो दिया है ये सिलेक्टर का नाम है, और कर्ली ब्रेसेस के पेयर में हमने जो भी स्टाइलिंग की है ये उसका डिक्लेरेशन ब्लॉक माना जाता है। P जो हमने यहाँ दिया है, ये P वो टैग है जिसको हम डेकोरेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर एलिमेंट नेम दिया जाता है और सिलेक्टर के साथ इसे डिफाइन करते हैं और बाद में डिक्लेरेशन ब्लॉक में पूरी स्टाइलिंग लिखते हैं। किसी भी सिलेक्टर को जब हम लिखते हैं तो उसमें आपने जैसे देखा कि P लिखा है और ये स्टाइलिंग है, तो यहाँ पर ये तो सिलेक्टर नेम है ही है, लेकिन यहाँ पर जो पूरी स्टाइलिंग हम करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, ये जो हम पहले लिखते हैं कोलन से पहले, ये कहलाता है प्रॉपर्टी का नाम, और कोलन के बाद जो है ये हमारी कहलाती है प्रॉपर्टी की वैल्यू। ये नेम नहीं है, यहाँ पर होगा प्रॉपर्टी वैल्यू। ये नेम है, ये वैल्यू है। अब कितनी तरह के CSS सिलेक्टर्स होते हैं? CSS में एक बहुत बड़ी वैरायटी है, बहुत सारे टाइप के सिलेक्टर्स आपके लिए अवेलेबल है, जिसमें सबसे पहला सिलेक्टर है यूनिवर्सल सिलेक्टर, फिर है ग्रुप सिलेक्टर, देन इज टैग सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, सब सिलेक्टर, एट्रीब्यूट सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर। ये सारे सिलेक्टर्स हैं जिनके बेसिस पर आप जो है अपना सिलेक्शन करते हैं, टैग्स को सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर की। यूनिवर्सल का मतलब ही है कि जो बिल्कुल सब पर अप्लाई होता हो, सबके ऊपर अप्लाई होने वाला। यानी ऐसा एक सिलेक्टर यहाँ पर मिलता है जिसको कि अगर आप यूज करते हैं तो जितने भी टैग्स आपने अपने HTML कंटेंट में लगाए हैं, सभी कंटेंट, सभी के सभी टैग्स पर एक साथ आप स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा अगर आप चाहते हैं कि हमने टैग्स तो बहुत सारे यूज किए हैं अपने HTML पेज पर, लेकिन आप सबको सिमिलर स्टाइल देना चाहते हैं, तो वैसे तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको यूनिवर्सल सिलेक्टर नहीं लगाना आता तो हर टैग की स्टाइलिंग करनी पड़ेगी ऊपर। भले ही कॉमन स्टाइलिंग है पर टैग्स अलग अलग लिखने पड़ेंगे। जैसे P टैग की स्टाइलिंग ये करो, फिर H1 टैग की स्टाइलिंग ये कीजिए, H2 की ये कीजिए, टेबल की ये कीजिए, जबकि आप स्टाइलिंग सबकी सेम कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि सबको सिमिलर स्टाइलिंग देनी है, सबका फॉन्ट एक जैसा रखना है, सबका साइज एक जैसा रखना है,
सेम बैकग्राउंड देनी है, सेम कलर देना है, तो ऐसी सिचुएशन में आप यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज करते हैं। यूनिवर्सल सिलेक्टर जो है पूरे के पूरे एलिमेंट पे कॉमन स्टाइलिंग करने में हेल्प करता है। यूनिवर्सल सिलेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है स्टार से। ये स्टार सिंबल, जिसको कि हम एस्टेरिस्क के नाम से जानते हैं, यूनिवर्सल सिलेक्टर के लिए स्टार सिंबल का यूज किया जाता है। ये सिंबल क्या करता है? दिस सिंबल मैचेस एवरी सिंगल एलिमेंट ऑन द पेज। जितने भी एलिमेंट्स आपने पेज पर अप्लाई किए हैं सबको ये मैच करता है, जितने भी सिंबल्स हैं, एलिमेंट्स हैं। यूनिवर्सल सिलेक्टर में बी ओमिटेड इफ अदर कंडीशंस एग्जिस्ट ऑन द टारगेट एलिमेंट। यूनिवर्सल सिलेक्टर को की जो स्टाइलिंग है वो उसी टैग पर अप्लाई नहीं होगी अगर किसी टारगेट एलिमेंट पर, किसी टैग पर हमने कोई कंडीशन लगाई होगी। और इस सिलेक्टर को कभी कभी किसी डिफॉल्ट मार्जिन और पैडिंग को रिमूव करने के लिए भी यूज किया जाता है। मतलब अगर आपने कोई पेज बनाया और आप जल्दी से उसे टेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप जो भी पहले प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल जो है वो अप्लाई नहीं करना चाहते, तो उस सिचुएशन में आप जल्दी से इसे टेस्ट कर लें और आपको चीजें भी पूरी दिखाई दें, तो उसके लिए आप यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज कर सकते हैं। कैसे लिखा जाता है यूनिवर्सल सिलेक्टर? तो यहाँ पर हम आपको, ये पूरा एग्जाम्पल है, हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ हमने सबसे पहले बेसिक टैग लगाया, अपना हेड टैग लगाया, और स्टाइल टैग में हमने अब सबसे पहले यहाँ पर स्टार सिंबल दिया। तो स्टार सिंबल यूनिवर्सल सिलेक्टर की पहचान है। बाद में हमने कर्ली ब्रेसेस का पेयर लगाया और यहाँ पर हमने जैसे कह दिया टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी टैग्स होंगे उनका टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेंटर हो जाएगा, जितने भी टैग्स होंगे उनमें टेक्स्ट का कलर ब्लू हो जाएगा। और उसके बाद में हमने स्टाइल टैग को क्लोज किया, हेड टैग को क्लोज किया और बॉडी टैग स्टार्ट किया। यहाँ हमने बॉडी टैग में एक H1 टैग लगाया जिसमें कुछ लिखा, और एक हमने P टैग लगाया। तो यहाँ पर देखिए कई सारे टैग्स हम अप्लाई कर रहे हैं। P टैग भी है, बिना आईडी के P टैग्स हैं, और आईडी के साथ भी P टैग हैं। यहाँ पर ये देखिए, है ना। तो अब क्या है कि स्टार जो हमने सिंबल लगा दिया तो ये H1 पर भी अप्लाई होगा, P टैग पे भी अप्लाई होगा, लेकिन इस वाले P टैग पर ये अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस P टैग के साथ हमने आईडी अप्लाई किया। तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि यूनिवर्सल जो टैग होता है ये उसी पर अप्लाई नहीं होता टैग पर जिसपे पहले, जिसके साथ कोई और कंडीशन भी लगी हुई हो। तो ऐसी सिचुएशन में आपको यहाँ पर क्या होगा कि जहां पर ये लिखा हुआ है ये वाला टेक्स्ट जो है ये डिफॉल्ट सेटिंग का रहेगा, क्योंकि इसके लिए कोई और कलरिंग तो की हुई नहीं है। और ये जो है आपका हेलो वर्ड और ये सब, ये जो है आपका इस वाले स्टाइल पर आ जाएगा। तो स्टार सिंबल से आपने देखा कि जितने भी टैग्स आप यूज कर रहे हैं अपने पेज पर, सभी टैग्स को कॉमन स्टाइलिंग आप दे सकते हैं एक ही बार में। ग्रुप सिलेक्टर। ग्रुप सिलेक्टर मतलब नाम से ही पता चल रहा है एक ऐसा सिलेक्टर जो कई चीजों को, एक कई सारे टैग्स को इकट्ठा रख सकता है। अब यूनिवर्सल का तो ये काम है कि वो सब पे एक जैसा कर दे रहा है। अगर आपने कोई और आईडी या कुछ और नहीं दिया है टैग को, तो जितने भी टैग्स हैं सब पर काम हो रहा है। लेकिन आप सब पर अप्लाई नहीं करना चाहते थे, मगर कुछ पर सेम स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहते थे, तो ऐसे टैग्स अगर आपको इकट्ठे चाहिए, बहुत सारे टैग्स हैं, सारे नहीं है पेज के, लेकिन कुछ टैग्स ऐसे हैं जिनको सेम स्टाइलिंग देनी है, तो अलग अलग स्टाइल करने के बजाय आप उन्हें ग्रुप सिलेक्टर के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। ग्रुप सिलेक्टर के लिए जो है आप सारे के सारे एलिमेंट्स को एक साथ लिख देते हैं और उन्हें सेपरेट करने के लिए कॉमा सेपरेटर का यूज करते हैं। इट विल बी बेटर टू ग्रुप द सिलेक्टर्स टू मिनिमाइज द कोड। कोड को कम करने के लिए ग्रुप सिलेक्टर्स का यूज किया जाता है। तो ग्रुप सिलेक्टर सेपरेट ईच सिलेक्टर विद अ कॉमा। जितने भी सिलेक्टर्स हैं हर सिलेक्टर को कॉमा से सेपरेट करते हैं। कैसे? यहाँ पर वही एक एग्जांपल है, सेम कोड लिखा हुआ है, बस यहाँ पर इस बार क्या किया है कि हमने, ये देखिए हमारा पेज है, यहाँ पर हमने पेज के अंदर H1 टैग यूज किया है, H2 टैग यूज किया और P टैग यूज किया। तीन तरीके के हमने टैग्स यूज किए, और अगर हम तीनों को यहाँ पर ये दे रहे हैं तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते थे? H1, H2, P और टेक्स्ट अलाइन सेंटर और कलर इज इक्वल टू रेड। तो उससे क्या होगा कि तीनों का कलर रेड हो जाएगा और तीनों सेंटर अलाइंड हो जाएंगे। अब आप लोग ये सोचेंगे कि मैम अगर यही करना था तो फिर हमने स्टार क्यों नहीं कर लिया? अभी तो थोड़ी देर पहले बताया कि भाई जितने भी टैग्स हैं अगर पेज पर लगे हुए हैं, लिखे गए हैं, और आप सभी के सभी टैग को सिमिलर स्टाइलिंग देना चाहते हैं,
तो आप स्टार सिंबल का यूज कर लें, यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज कर लें। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप जितने भी टैग्स, जैसे यहाँ पर मान लीजिए इसके बाद हमने सपोज टेबल टैग भी यूज किया होता, या सपोज हमने यहाँ पर जो है अपना और भी कुछ टैग्स यूज किए होते, तो अगर और कुछ भी टैग्स हमने यूज किए हैं तो उन पर वो चीज अप्लाई नहीं होगी। केवल जहां जहां H1, H2 और P टैग का यूज हुआ होगा उन पर ही ये डेकोरेशन अप्लाई होती है। तो 3 तरीके के टैग से H1 था, H2 था, P था। मान लीजिए नीचे ए टैग भी यूज हुआ होता या और IMG टैग है, और भी कई सारे टैग्स अगर यूज हुए थे, लेकिन जहां जहां H1, H2 और P टैग के इस्तेमाल में आप डेकोरेशन करना चाहते हैं कि जहां जहां पर H1, H2 और P टैग यूज हुआ है वही टेक्स्ट हमारा डेकोरेट हो और ये डेकोरेशन उस पर अप्लाई हो, तो उसके लिए कॉमा सेपरेटर दे करके एक ग्रुप में इन सिलेक्टर्स को रखते हैं और उसकी स्टाइलिंग कर्ली ब्रेसेस के पेयर में डाल देते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? इतनी चीज सबको क्लियर है? Yes, ma'am. Okay. Now coming towards next selector, that is class selector. Actually वेबसाइट डिजाइनिंग में ये सभी सिलेक्टर्स बहुत कॉमन है, सभी सिलेक्टर्स यूज होते हैं, बट ये कि ये डिपेंड करता है हमारे काम करने के पैटर्न पे। तो बहुत बार जो है क्लास सिलेक्टर बहुत कॉमन है, आईडी सिलेक्टर बहुत कॉमन है, यूनिवर्सल रेयर है, यूनिवर्सल बहुत ज्यादा नहीं यूज होता है। मतलब ये तो डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है, उससे एक अलग चीज है, लेकिन जो है अगर आपको चाहिए तो यूनिवर्सल का यूज कम होता है। क्लास, आईडी और ग्रुप, ये 3 जो होते हैं ये बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। तो उसी में से हमारा मोस्ट पॉपुलर सिलेक्टर में से एक सिलेक्टर है क्लास सिलेक्टर। क्लास सिलेक्टर का मतलब ये है कि हम एक क्लास को नाम दे देते हैं अपने टैग के अंदर जाकर के, क्लास इशू करते हैं, और जो क्लास नेम इशू करते हैं उससे हम अपने टैग्स को क्लास बाय क्लास बाइफरकेट कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मतलब इस बात का ये है कि अगर एक वेब पेज हमने बनाया, उसमें सपोज हमने 4-5 बार या 10 बार H1 टैग्स का यूज किया, लेकिन हम H1 टैग्स में क्या चाहते थे कि कुछ H1 टैग्स की डिफरेंट स्टाइलिंग करना चाहते थे, कुछ H1 टैग्स को अलग स्टाइल देना चाहते थे। 5 को हम अलग स्टाइल देना चाहते थे, 5 को अलग स्टाइल देना चाहते थे। पर ये तो आपको पता ही है कि स्टाइल टैग में आकर के अगर आप H1 लिखते हो और कलर रेड कर देते हो तो जितने भी H1 टैग्स होंगे उनका कलर रेड होगा। पर अब आप चाहते हैं कि टैग एक ही जैसा है लेकिन उसको भी हम इंडिविजुअलिटी देना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में यहाँ पर हम क्लास टैग का यूज करते हैं, क्लास सिलेक्टर का यूज करते हैं, जिसमें जिस एलिमेंट को हम क्लास देना चाहते हैं उसके लिए एक क्लास नेम स्पेसिफाई होता है, और उसके बाद में जो है आगे वहां पर जब हम यूज करेंगे स्टाइल टैग में तो यहाँ पर डॉट सिंबल के साथ क्लास का नाम लिखते हैं, और फिर वो क्लास जो है इंडिविजुअल एक आइडेंटिफिकेशन का काम करती है। क्लास सिलेक्टर, डॉट क्लास सिलेक्टर इसीलिए लिखा हुआ है, दिस क्लास सिलेक्टर सिलेक्ट्स एलिमेंट्स विद अ स्पेसिफिक क्लास एट्रीब्यूट, यानी एक स्पेसिफिक क्लास एट्रीब्यूट के साथ जो सिलेक्टर्स लिखे गए, जो टैग्स लिखे गए उन्हीं को सिलेक्ट करता है। और टू सिलेक्ट एलिमेंट्स विद अ स्पेसिफिक क्लास आपको एक पीरियड कैरेक्टर यानी डॉट जिसको हम बोलते हैं, तो सबसे पहले डॉट लगाना होता है और उसके बाद में क्लास का नाम लिखना होता है जब आप स्टाइल टैग में लिखते हैं तब। You can also specify that only specific HTML element should be affected by a class. To do this, start with the element name, then write the period character followed by the name of class. अब आपने किसी टैग को कोई क्लास दी और आप ये चाहते थे कि, और कहीं पर मान लीजिए आपने कहा कि अब इस एक P टैग है उसको भी क्लास दी है और एक H1 टैग है उसको भी क्लास दी, लेकिन आप चाहते हैं कि P टैग वाले ही जो है उन पर ही कोई स्टाइलिंग हो, सिर्फ उन्हीं को डेकोरेट करना चाहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में पहले आपको टैग का नाम लिखना है जैसे P, फिर डॉट लगाना है और उसके बाद में क्लास का नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए क्लास का नाम हमने दे दिया स्टाइल, तो P डॉट स्टाइल आप लिखेंगे और उसके अंदर आप कर्ली ब्रेसेस में जो कोई डेकोरेशन करेंगे तो स्पेसिफिकली P टैग के साथ में जिनके साथ क्लास अटैच है वही आपके जो है अफेक्ट होंगे। यहाँ पर ये एग्जाम्पल है इसके लिए, यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए P डॉट होम टाउन लिखा है हमने, तो P क्या है? P हमारा उसका नाम है, सिलेक्टर का नाम है, डॉट हमारा सिंबल है और होम टाउन जो है ये क्लास का नाम है। यानी कि हमने नीचे कहीं एक होम टाउन क्लास दी होगी P टैग को और बैकग्राउंड उसकी येलो की है, बस इतना ही स्टाइल किया। तो हम एक्चुअली ये कहना चाहते हैं कि नीचे बॉडी टैग के अंदर जितने भी टैग्स यूज हुए उनमें से P टैग जो यूज हुआ हो, और वो भी कौन सा,
जिसके साथ होम टाउन क्लास लगाई हो उसका बैकग्राउंड क्या कर दीजिए, येलो कर दीजिए। अब यहाँ पर हमने एक पी टैग लगाया, माई नेम इज डोनाल्ड लिखा हुआ है। फिर एक पी टैग लगाया जिसमें क्लास लिखा है, क्लास होम टाउन, आई लिव इन डक्सबर्ग। और फिर उसके बाद में एक पी टैग लगाया जहाँ पे लिखा है माई नेम इज डॉली। इतना ही हमने यहाँ पर किया। फिर एक क्लास दे दी होम टाउन और यहाँ पर बॉडी टैग क्लोज किया। तो देखिए कहने को तो ये सारे पी टैग है, अगर हम यहाँ पर पी ही लिख देते तो सभी का बैकग्राउंड येलो हो जाता, पर हम सबका बैकग्राउंड येलो नहीं करना चाहते थे। टैग्स तो सिमिलर हैं, लेकिन उन टैग्स में हम डिफ्रेंशिएट करना चाहते थे, अलग अलग टैग्स पे काम करना चाहते थे। तो ऐसी सिचुएशन में हमने क्या किया कि टैग्स, जिन टैग्स को डेकोरेट करना था उन्हीं के साथ क्लास का नाम दिया और यहाँ पर लिख दिया आई लिव इन, ऐसे जो भी लिखना है वो दे दिया। तो अब यह क्या करेगा, यहाँ पर उस पहले हम यहाँ पे एलिमेंट का नाम लिख रहे हैं, डॉट लिख रहे हैं, होम टाउन लिख रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि जितने पी टैग्स होंगे जिनके अंदर ये क्लास नेम डिफाइंड होगा उनकी ही बैकग्राउंड येलो होगी, बाकी सब जो है वो अनअफेक्टेड रहेंगे। मतलब ये जैसा है वैसा ही रहेगा, ये जैसा है वैसा ही रहेगा, इसमें और इसमें जो है बैकग्राउंड का कलर येलो हो जाएगा। अगला हमारा सिलेक्टर है एट्रीब्यूट सिलेक्टर। एट्रीब्यूट जो किसी भी टैग के साथ दिया जाता है। इट इज पॉसिबल टू स्टाइल HTML एलिमेंट्स दैट हैव स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स और एट्रीब्यूट वैल्यूज। किसी खास एट्रीब्यूट या एट्रीब्यूट वैल्यू को आप अफेक्ट करने के लिए एट्रीब्यूट सिलेक्टर का यूज करते हैं। और एट्रीब्यूट सिलेक्टर जब आपको यूज करना होता है तो एलिमेंट्स को किसी खास, मतलब आपको एलिमेंट भी देना पड़ेगा और क्या एट्रीब्यूट दिया है वो भी देना पड़ेगा। कैसे? सबसे पहली चीज तो ये कि जब आप कोई एट्रीब्यूट लगाते हैं तो एट्रीब्यूट को लगाने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको यहाँ पर ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर वो लिखना होता है। बाहर आप एलिमेंट का नाम लिखते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट में आप एट्रीब्यूट का नाम लिखते हैं और यहाँ पर फिर आप अपनी स्टाइलिंग कर देते हैं। जैसे अभी तक हमने ये इतना स्टाइल यहाँ पे किया है, तो हम क्या कहना चाहते हैं कि किस टैग को स्टाइल करिए, जो ए टैग में लिखे हैं। कौन सा एलिमेंट है, ए टैग वाला, और उसमें भी कौन से एट्रीब्यूट को, जहां लिख दिया गया है टारगेट। तो इसका मतलब ये है, जैसे यहाँ पर एक पी टैग यूज किया है, फिर एक ए टैग यूज किया और हमने ए के साथ HREF लगाया है और कोई लिंक बनाया है। सबको पता है, जिन लोगों ने ए टैग पढ़ा है, जो न्यू कमर है उसको, इसके अलावा बाकी सब बच्चों को ये पता है कि ए टैग आप क्यों यूज करते हैं। जब आपको कोई हाइपर लिंक देना होता है, हाइपर लिंक देने के लिए आप क्या करते हैं, पहले टैग लगाते हैं, फिर HREF में हाइपर लिंक का रेफरेंस देते हैं और उसके अंदर किसी भी साइट का नाम या पेज का एड्रेस सब डालते हैं और बाद में यहाँ पर टेक्स्ट टू डिस्प्ले लिखते हैं, यानी इस पर ये दिखेगा वहां पर और इस पर क्लिक करते ही हम यहाँ पहुंचेंगे। तो ये एक तो हमने सिंपल ए टैग लगाया है जिसमें सिर्फ HREF दिया है, जबकि एक हमने ए टैग लगाया और उसमें हमने टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक लिखा। कोई बता सकता है टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक लिखने से क्या होता है? कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बता सके, किसी को याद है ये चीज कि एंकर टैग में, ए टैग में अगर आप रेफरेंस देने के साथ टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक लिखते हैं तो क्या होता है? कोई तो बता दो भाई। किसी को याद नहीं है? अतुल, आपको भी याद नहीं है? देखिए क्या होता है जब हम ए टैग लगाते हैं, तो ए टैग लगाते ही जब आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करते ही आपके सामने एक नया टैब खुलता है, एक नया टैब खुलता है और आप उस पेज पर पहुंच जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप किसी शॉपिंग वेबसाइट पर हैं, ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट को खोल रखा है आपने, ठीक है, और वहां पर आपने क्या किया है कि कैटेगरी पे देखा, आपने कैटेगरी पे क्लिक किया, अब उसमें वहां पे आता है मेन विमेन ये वो, तो क्लोथिंग है, एक्सेसरीज है। अब क्लोथिंग पे क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं ना कि क्लोथिंग पे क्लिक करते ही एक नया पेज आपके सामने खुल गया। ऐसा आपने नोटिस किया है ना? लेकिन हाँ। आपने हाँ ये भी देखा होगा कि जब हम क्लोथिंग पे क्लिक करते हैं तो क्या वो वेबसाइट छोड़ के हम किसी दूसरी वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं? नहीं, जिस वेबसाइट पे थे, जिस पेज पर थे, आपके सामने स्क्रीन वही है, लेकिन हुआ क्या कि पेज दूसरा खुल गया।
तो जब भी कभी आप कोई हाइपरलिंक बनाते हैं और आप चाहते हैं कि हाइपरलिंक पर विजिट करने के लिए हमें पेज को छोड़ के ना जाना पड़े इसी पेज में, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि जब आप हाइपरलिंक पर क्लिक करते हैं तो आपको उस पेज को लीव करना पड़ता है, उस पेज को आप छोड़ते हैं और आप दूसरे पेज पे जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको उस पेज को छोड़ के ना जाना पड़े और आप क्लिक करें और उसी सेम टैब में ही नया पेज खुल जाए जिस लिंक पर आपको विजिट करना है, तो जिस पेज पर आपको विजिट करना है वो आपका टारगेट पेज है। तो इसीलिए ऐसी अगर आपको चाहिए चीज तो उसके लिए आप क्या करते हैं, जब आप ए टैग दे रहे होते हैं तो वहीं पर एक एट्रीब्यूट दे देते हैं टारगेट। टारगेट एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है जिसके आगे डबल कोट्स में अगर अंडरस्कोर ब्लैंक लिख दिया जाता है तो ये क्या करता है कि ये आपके जितने भी जो भी लिंक्स होते हैं उस लिंक पर आपको लेके जाता है, लेकिन नए टैग में नहीं जाना पड़ता, आप सेम टैब में ही वो वाली विंडो ओपन कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर xyz.com पे मतलब इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो xyz.com की साइट एक नए पेज पर खुलेगी, आप नए पेज पे पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे abc.com पर क्लिक करेंगे तो ये नए पेज पर नहीं खुलेगी, जिस पेज पर आपको लिंक मिला था वहीं पर इसका पेज खुल जाएगा। इसके लिए आप एक एट्रीब्यूट लगाते हैं दैट इज टारगेट इक्वल्स टू अंडरस्कोर ब्लैंक। तो यहाँ पर एक हमने ये एट्रीब्यूट दिया हुआ है, उसके बाद में यहाँ पर फिर एक एट्रीब्यूट दे दिया है, मगर यहाँ पर ब्लैंक नहीं दिया, यहाँ पर दिया अंडरस्कोर टॉप, और फिर यहाँ पर जो है अपना कुछ भी अपना लिख दिया, अपना ऐसे कुछ लाइंस लिखी है, पी टैग लगाया। तो अब ये जो बैकग्राउंड कलर येलो है वो किसके साथ आएगा, कहने को तो ए टैग यहाँ से लेकर के यहाँ तक 3 बार दिया है, लेकिन किस पर ये अप्लाई होगा, जहां पर ये एट्रीब्यूट दिया है। तो टारगेट एट्रीब्यूट यहाँ भी दिया हुआ है और यहाँ भी दिया हुआ है, 2 जगह पर टारगेट एट्रीब्यूट दिया हुआ है, तो क्या करेगा, उन दोनों जगह पर ये बैकग्राउंड का कलर येलो कर देगा। क्लियर है सबको? अब नेक्स्ट हमारा सिलेक्टर है आईडी सिलेक्टर। आईडी सिलेक्टर जिसका कुछ यूज आप, जैसे क्लास है तो क्लास का भी थोड़ा बहुत यूज आप अपने पिछले सेशन में देख चुके हैं, ऐसे ही अगला सिलेक्टर हमारा आईडी सिलेक्टर है जो हेल्प करता है किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिटीज देने में। एक अपने मन से अपनी तरफ से हम अपने किसी भी टैग को कोई आइडेंटिटी दे देते हैं और वो आइडेंटिटी देने के लिए हमको आईडी का यूज करना पड़ता है। आईडी एक तरीके का कीवर्ड है जिसे आप यूज करते हैं, और जब आप इसको कनेक्ट करना चाहते हैं, मतलब आप स्टाइलिंग देना चाहते हैं, तो इस आईडी को रिप्रेजेंट करते हैं हैश कैरेक्टर से, हैश सिंबल से। तो हैश सिंबल लिखना होता है और उसके बाद में आईडी का नाम अगर आप लिख देंगे तो आप उतने ही एलिमेंट को अपना स्टाइलिंग दे सकते हैं जिन पर आपने आईडी अपनी अप्लाई की हुई है। तो यहाँ पर इसीलिए ये चीज बताई भी गई है आपको कि दिस सिलेक्टर इज यूज्ड टू सिलेक्ट द आईडी एट्रीब्यूट ऑफ एन HTML एलिमेंट फॉर सिलेक्टिंग द स्पेसिफिक एलिमेंट। ID is always unique within the page, so it is chosen to select a single unique element. ID जब भी आप देते हैं तो कोई 2 टैग्स को सिमिलर ID नहीं दी जा सकती, ID हमेशा यूनिक होती है। तो इसीलिए इस सिलेक्टर को हमेशा जो है तभी यूज करते हैं जब आपको यूनिकनेस मेंटेन करनी होती है। दिस सिलेक्टर इज ऑलवेज रिटन विद हैश कैरेक्टर फॉलोड बाय ID ऑफ द एलिमेंट। पहले आपको हैश कैरेक्टर लगाना है और फिर जो आपने ID का नाम दिया है वो नाम लिखना है। Thus, the ID style is used to identify the sidebar section of the page. तो यूजुअली हम इसको कहाँ पे, वैसे तो आप कहीं भी रखें, लेकिन साइड बार सेक्शन जो पेज का साइड बार होता है जिसको कि हम मेन्यू भी कहते हैं, उसके लिए हम यूजुअली इसको यूज करते हैं। उसका एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है कि जैसे यहाँ पर हमने क्या कर रखा है कि एक हैश सिंबल लगाया, फर्स्ट नेम लगाया, तो हैश जहां भी दिखे आपको समझ में आ जाएगा कि हैश लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पर जो है कोई ना कोई आईडी दी गई है। बैकग्राउंड कलर येलो कर दिया है। अब यहाँ पर देखेंगे हम एक H1 टैग यूज किया, एक P टैग यूज किया, एक और P टैग यूज किया, एक और P टैग यूज किया। अब यहाँ पर P टैग यूज किया, इसको भी आईडी दी गई है, फर्स्ट नेम भले ही दिया है। दूसरा P टैग यूज किया, इसको भी एक आईडी दी गई है, और यहाँ पर फिर P टैग यूज किया बिना किसी आईडी के। तो हम यहाँ पे किस पर अप्लाई करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि उन टैग्स पर अप्लाई हो जिनको फर्स्ट नेम नाम वाली आईडी दी गई है। यानी कि ये बैकग्राउंड कलर येलो जो है किस पर आएगा, केवल इस P टैग पर लिखे हुए कंटेंट पर आएगा।
तो ऐसे जितने भी कंटेंट्स पी टैग के साथ लिखे गए होंगे, जिनको ये आईडी दी गई होगी, उन पर आपका बैकग्राउंड कलर येलो आएगा, बाकी किसी पर बैकग्राउंड का कलर येलो नहीं आएगा। तो ये जो है आपका आईडी सिलेक्टर है, इसे यूज किया जाता है। अब यहाँ पर कुछ सूडो क्लासेस भी हैं। देखिए वैसे तो ये चीज आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए, सूडो क्लास सिलेक्टर्स भी होते हैं। सूडो क्लास सिलेक्टर क्या होते हैं? दिस सिलेक्टर इज यूज्ड टू सिलेक्ट द आईडी एट्रीब्यूट ऑफ एन एचटीएमएल एलिमेंट फॉर सिलेक्टिंग स्पेसिफिक एलिमेंट। यानी किसी एलिमेंट की भी, मतलब एक तरीके का एलिमेंट है, लेकिन किसी उनमें से भी कुछ स्पेशल वैरायटी अगर आपको चाहिए, एक खास तरीके का चाहिए, तो आप यहाँ पे जो है सूडो क्लास सिलेक्टर का यूज करते हैं। नहीं, क्लास में नहीं लिखना होता है, क्लास में लिख सकते हैं, आईडी में नहीं लिखना है। हैश फर्स्ट नेम ही अपने आप में सफिशिएंट है, उसके ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आईडी इज ऑलवेज यूनिक विद इन द पेज, सो इट इज चूजिंग टू सिलेक्ट। जैसे अभी आईडी के बारे में बात करी है, यहाँ पर पता ही है कि ये आपका जो है, अब 1 सेकेंड, this selector is always written with the hash character followed by id of the element, thus id style is used to identify the sidebar। अच्छा ये तो रिपीट हो गया आपका। सूडो क्लासेस सिलेक्टर का एग्जांपल हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि सूडो क्लासेस सिलेक्टर कैसे होते हैं। अब यहाँ पर पहले हम अपना पूरा कोड खोल लेते हैं। ये हमारा पूरा का पूरा, ये सबसे पहले हमने अपना स्टाइल टैग देखा। ठीक है, स्टाइल टैग जो है कहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से और यहाँ तक चल रहा है। इसमें हमने सबसे पहले क्या किया है, A:लिंक कलर इज रेड, A visited color is green, A hover color is hot pink, A active color is blue। ये हमने इतना किया। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम देखें तो हम क्या कह रहे हैं कि किसी लिंक को कलर देना है, तो लिंक के लिए ही अलग अलग कलर हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग से क्लासेस भी बनी हुई हैं। जैसे ये जो आप लिखा हुआ देख रहे हैं, लिंक, विजिटेड, हॉवर, एक्टिव, ये जो है किसके नाम है, ये क्लासेस के नाम है। तो ये कहा गया है कि लिंक क्लास के लिए जो होगा, ए टैग के ही सारे हैं, लेकिन इनकी जो क्लासेस है उसमें लिंक क्लास का कलर रेड होना है, विजिटेड क्लास का कलर ग्रीन होना है, हॉवर क्लास का कलर हॉट पिंक होना है, और एक्टिव क्लास का कलर ब्लू होना है। अब यहाँ पर देखिए हम अपना कंटेंट लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, जितने भी, यहाँ पर देखिए जितने भी हमारे जो ए टैग के साथ लिखे जाएंगे, तो ये लिंक हमारे लिखे गए हैं, तो जितने भी हमारे लिंक हैं उसमें एक्टिव लिंक का कलर दिया है, विजिट करने के बाद उसका कलर क्या हो जाए, और अनविजिटेड लिंक है तो उसका कलर क्या हो, तो ये सब आपको जो है यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। उसके लिए आपको यहाँ ए टैग लिखा है, देखिए यहाँ पर ना तो कोई क्लास दी गई है, ना कोई उसकी आईडी दी गई है, कुछ नहीं, ये लिखा है। अब ये लिंक जब दिखेगा, जहां पर लिखा हुआ दिखाई देगा पेज पर, दिस इज अ लिंक, तो वो किस कलर से दिखाई देगा, रेड कलर से। क्यों रेड कलर से दिखाई देगा, क्योंकि अभी तक लिंक विजिट नहीं किया गया है, तो ये लिंक प्री डिफाइंड क्लास है। तो ये कह दिया गया कि जब तक लिंक को विजिट ना किया जाए तो कौन से कलर से दिखाई, रेड से। अगर आपने एक बार उस पर क्लिक कर दिया, यानी आप लिंक को विजिट कर चुके हैं, तो लिंक का कलर ग्रीन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कहा है कि एंकर टैग में विजिटेड क्लास जो है ग्रीन कलर की हो। तो विजिटेड बनी बनाई क्लास है, विजिटेड को आपने बनाया नहीं है, बस क्या है कि आप जो है उसको बता रहे हैं कि ग्रीन कलर से आ जाए। पॉइंटर को उस लिंक पर रखने पर उस लिंक का कलर हॉट पिंक हो जाएगा, और जैसे आप उसे सिलेक्ट करेंगे, यानी कि वो लिंक एक्टिव होगा, तो सिलेक्ट करते ही वो लिंक जो है आपका ब्लू कलर का दिखाई देगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सूडो क्लासेस होती हैं, ये बनी बनाई है, इनको हमने बनाया नहीं है। देखिए यहाँ पर कहीं स्पेसिफाई नहीं किया है, ये सब आपके पहले से बने हुए हैं। तो ये सिलेक्टर्स जो हैं इन्हें हम यूज करते हैं और देखते हैं। और यहाँ पर इस चीज को अब हम जल्दी से अपना जो है एक दो पेजेस बना करके देख लेते हैं और आपको इस चीज को समझा देते हैं। जितने भी सिलेक्टर मेन हमें आईडी, क्लास और ग्रुप और यूनिवर्सल, ये 4 सिलेक्टर ही समझाने। तो फिलहाल जो है ये पेजेस जो हम बंद कर देते हैं और एक नया पेज हम यहाँ पर खोल लेते हैं, ब्लैंक न्यू फाइल खोल लेंगे। यहाँ सबसे पहले हमने अपना लैंग्वेज चेंज किया,
अब यहाँ हमने मान लीजिए एक टैग लगाया है H1 और यहाँ पर लिख दिया सपोज हेडिंग 1। सपोज ये पेज बना हुआ है हमारा, है ना। यहाँ पर हमने दो तरीके के टैग H1 और H2 यूज किए हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमने p टैग यूज किया हुआ है, जिसके के लिए हम कुछ कंटेंट ले आते हैं। एक बार ये p टैग लगाया है और एक बार यहाँ पर p टैग लगाया है। अब हम चाहते हैं कि जितने भी हमने नीचे टैग्स यूज किए हैं, भले ही हमने H1 टैग यूज किया हो, H2 टैग यूज किया हो, p टैग यूज किया, सभी टैग्स को हम कॉमन स्टाइलिंग देना चाहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे कि आपको यहाँ पर स्टाइल देना है और कॉमन सब पर कॉमन करना है। तो क्या करेंगे, यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज करेंगे, जिसके के लिए आपको सिर्फ स्टार लगाना है और यहाँ पर आप अपनी स्टाइलिंग करेंगे। जैसे आप क्या देना चाहते हैं, तो बस सिंपल हमने कह दिया कि भाई बैकग्राउंड का जो कलर है वो मान लीजिए आप कर दीजिए ब्लैक, और फॉन्ट का जो कलर है वो आप कर दीजिए वाइट, और फॉन्ट का जो साइज है वो आप सपोज कर दीजिए यहाँ पर 20 पिक्सेल्स का, इतना। सेव करेंगे इसको। फाइल का नाम सेव करा और अब हम इसे अपने ब्राउजर विंडो पर जाकर के रन करके देखेंगे कि क्या सब पर सिमिलर चीज अप्लाई हुई है या नहीं। तो ये देखिए, ये चीज है, जितने भी हमारे H1 टैग्स थे, H2 टैग्स में डेटा लिखा हुआ था या p टैग में डेटा लिखा था, सबका साइज सेम हो गया है, सबका कलर सेम हो गया है, सबकी बैकग्राउंड सेम हो गई है। क्यों? क्योंकि हमने सभी के लिए कॉमन स्टाइल अप्लाई किया है। हाँ, अब इसमें अगर हम चाहते थे कि सबको कॉमन नहीं देना है, कुछ डिफरेंट रखना है, तो फिर आपकी वो चॉइस है। जैसे अब हम यहीं पर आपको करके दिखाएंगे कि अगर हम सभी को नहीं देना चाहते, मान लीजिए कुछ को देना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, वापस से अपने पेज पर आएंगे और अब स्टार तो हमने दिया था यहाँ पर, लेकिन अगर हम किसी H1 टैग पे ये काम नहीं करना चाहते थे, किसी एक या दो H1 टैग पर ये काम नहीं करना चाहते थे, तब हम क्या कर सकते थे, यहाँ पर क्लास लगा देते। क्लास इज इक्वल टू कुछ भी नाम रख दीजिए, यहाँ पे लिख दिया मान लीजिए पैरा, क्लास का नाम दे दिया कुछ भी, और यही एक क्लास जो है नीचे किसी और टैग को भी दे दी। सेव करेंगे, ब्राउजर विंडो में आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो देखिए अभी भी आप कहेंगे कि ये तो सब पर चीजें अप्लाई कर रहा है। क्यों अप्लाई कर रहा है? क्योंकि भले ही हमने यहाँ पर ये कह दिया है कि क्लास नेम दे दिया है, लेकिन ऊपर तो हमने ये नहीं कहा ना कि इस क्लास के साथ क्या करिए।
तो जब तक आपने स्टार लगाया है और आप क्लास स्पेसिफाई भी कर रहे हैं लेकिन उसकी स्टाइलिंग अगर नहीं कर रहे हैं तो सब पर कॉमन स्टाइल अप्लाई होगा। बट अब अगर आप चाहते थे कि जहां जहां पैरा क्लास लगाई गई है वहां कुछ और लिखा जाए, तो फिर आप यहाँ क्या कर सकते हैं, h1 डॉट पैरा, ये क्लास का नाम है, यहाँ दीजिए। क्लास का नाम दिया है तो डॉट ही देंगे, और कहाँ क्लास देंगे कहाँ आईडी देंगे। देखिए इसके पीछे कोई बेसिक ऐसा थंब रूल नहीं है कि नहीं इस जगह पर क्लास ही देनी है, इस जगह पर आईडी देनी है। आईडी आप यूनिकनेस के लिए देते हैं, तो किसी एलिमेंट को अगर आप यूनिकनेस देना चाहते हैं तो आप आईडी दे सकते हैं, और क्लास आप देते हैं जब आपको यूनिकनेस का कोई इशू नहीं है बट आप उसको इंडिविजुअलिटी देना चाहते हैं। हाँ वैसे फॉर्म टैग में जो है, जब हम फॉर्म टैग की अगर स्टाइलिंग करते हैं और वहां पर अगर यूनिकनेस मेंटेन करना चाहते हैं तो आप आईडी ही ज्यादा यूज करते हैं, वहां पर फॉर्म के अंदर क्लास नहीं यूज होती है। तो h1 डॉट पैरा हमने यहाँ पे अपना क्लास का नाम लिखा, और अब हम यहाँ क्या करना चाहते हैं, यहाँ सपोज अब हमने कह दिया बैकग्राउंड कलर जो है वो हो जाए, मान लीजिए फ्यूशिया कलर हो जाए, और फॉन्ट का कलर जो है वो हो जाए नेवी, और फॉन्ट का साइज जो हो जाए वो सपोज हो जाए 30 पिक्सल्स। और अब हम इसे सेव करेंगे, ब्राउजर विंडो में आएंगे और रन करेंगे। तो देखिए जहां जहां पे क्लास डिफाइन की थी वहां पर जो है ये आपका कलर ऐसे दिखा रहा है। तो भले ही ऊपर स्टार लगा है लेकिन अगर आपने यहाँ पर कोई क्लास डिफाइन कर दी किसी टैग के साथ तो आप उसको देखेंगे कि इस तरह से जो है ये यहाँ पर आपका यूज होता है। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो आपका यूनिवर्सल टैग, एक तरीके से हमने बताया कि यूनिवर्सल टैग सब पर अप्लाई होता है, लेकिन यूनिवर्सल टैग जो है केवल उस टैग पर काम नहीं करता है जब आप उस टैग को कोई क्लास देते हैं, मतलब कोई कंडीशन आपने लगा दी है, तो क्लास की आईडी अगर आपने दे दी है तो फिर उस आईडी या उस क्लास वाले टैग पर ये काम नहीं करता है। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। ठीक है, अब बात करते हैं एक नई फाइल की, इसको कॉपी कर लेते हैं। अब आपने कहा कि ये बैकग्राउंड कलर ब्लैक और फॉन्ट का कलर व्हाइट और फॉन्ट का साइज 20 पिक्सेल्स, ये हम किसको किसको देना चाहते हैं, कुछ सिलेक्टिव टैग्स को देना चाहते हैं, सबको नहीं देना चाहते हैं। तो अगर आप सिलेक्टिव टैग्स को देना चाहते हैं तो कौन कौन से टैग्स हैं उनका नाम यहाँ लिखेंगे, और एक से ज्यादा है तो कॉमा सेपरेटर यूज करेंगे और फिर दूसरे टैग का नाम लिखेंगे। ऐसा करके हम ये यहाँ पर जो दे रहे हैं ये हम क्या दे रहे हैं, ग्रुप सिलेक्टर दे रहे हैं। उसमें भी अब हमने कहा कि यहाँ पर पैरा एक सपोज क्लास दे देंगे, यहीं पर दे देते हैं सपोज डॉट क्लास, एक अपने h1 टैग को हमने यहाँ पर पैरा क्लास दी हुई है जिसके के लिए हमने यहाँ पर फिर से कुछ स्टाइल डिफाइन किया हुआ है, और यहाँ पर नीचे उसके बाद यहाँ पर कहा है डॉट पैरा 1 कर दिया सपोज। अब इसको बिल्कुल ही डिफरेंट दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर दे दिया मान लीजिए इसको हमने रेड, और कलर दे दिया हमने इसको वाइट,
फॉन्ट चेंज कर देते हैं, अलग उसकी फॉन्ट फैमिली दे देते हैं यहाँ पर। क्लास कुछ यहाँ पर ऐसे टैग्स हैं जिनके साथ क्लास लगाई गई है पैरा, कुछ टैग्स हैं जिनके साथ क्लास लगाई गई है पैरा 1। और बाकी के टैग्स के लिए हमने यहाँ पर इतनी स्टाइलिंग की है। तो देखिए H1 टैग भी यूज हुआ है, लेकिन H1 में पैरा क्लास भी यूज हुई है, और सिर्फ पैरा 1 क्लास भी हमने यूज की है। अब हम इसे सेव करते हैं। और इसको हम रन करके देखेंगे। ये देखिए, अब आपका जो ब्राउजर विंडो है वो कुछ इस तरह से दिख रहा है। जितने भी H1 टैग्स हैं उनका हमने देखिए हेडिंग 1 लिखा हुआ है, H2 टैग में हमने हेडिंग 2 लिखा है। अभी हेडिंग 2 तो देखिए यहाँ पर भी वैसी दिख रही है, यहाँ भी वैसी दिख रही है, यहाँ भी वैसी दिख रही है, और नीचे भी वैसी दिख रही है। क्यों? क्योंकि हेडिंग 2 के लिए हमने कुछ यहाँ पे स्टाइलिंग की ही नहीं है। हाँ, हेडिंग 1 जरूर आपको देखिए कहीं ऐसी दिख रही है, कहीं ऐसी दिख रही है, और यही चीज आप यहाँ भी देख पा रहे हैं। तो एक्चुअली क्या है, और बाकी के डेटा पे भी देखिए अगर आप, तो यहाँ भी चीज अप्लाई हो रही है। ये पी टैग में कंटेंट लिखा है, पैराग्राफ में लिखा है, फिर भी इस पर ये चीज अप्लाई हो रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए जो हेडिंग 2 में आप देख रहे हैं ये वाला स्टाइल, ये जो देख रहे हैं ये वाला और ये वाला, ये वहां दिख रहा है जहां हमने अपनी पैरा क्लास लगाई थी। पैरा 1 क्लास दी है शायद, एक मिनट देख लेते हैं, नहीं पैरा ही दी है। बैकग्राउंड कलर रेड हमने किसको दिया है वो देख लेते हैं। बैकग्राउंड कलर रेड हमने दिया है ये, हाँ, डॉट पैरा 1। तो पैरा 1 हमने यहाँ पे क्लास दी है, हमने ये डिफाइन नहीं किया कि H1 टैग के साथ या H2 टैग के साथ। तो डॉट पैरा 1 चाहे वो H1 में यूज हुआ हो, ये देखिए H1 टैग के साथ यूज हुआ हो, चाहे H2 टैग के साथ हुआ हो, उसका बैकग्राउंड कलर जो है रेड हो गया। इवन P टैग के साथ भी पैरा 1 क्लास लगा दी तो उसका भी बैकग्राउंड कलर रेड हो गया, और फॉन्ट जो है एजेंसी FB हो गया। ये जो है ये आपका P टैग के साथ हुआ है, P टैग जहां जहां लिखा है और H1 टैग जहां लिखा है वहां पर बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया है, ये देखिए। लेकिन कहीं कहीं अगर आप देखें तो हेडिंग 1 जो है आपकी फूशिया कलर की भी दिखाई दे रही है। तो ये जो है ये हमने एक जो ग्रुप में दिया था वो आ रहा है, और यहाँ पे जो ये आप देख रहे हैं बैकग्राउंड कलर ब्लैक, ये वाला और ये वाला, ये जहां हमने क्लास लगाई थी पैरा पहली क्लास जो लगाई थी पैरा नाम की, तो वहां पर ये चीज अप्लाई हो रही है। माने जस्ट हम आपको ये बताना चाहते हैं कि एक ही पेज है और सिमिलर टैग्स हैं। H1 टैग यूज हुआ है कई जगह पर, H2 कई जगह पर यूज हुआ है, और P टैग कई जगह यूज हुआ है। लेकिन अगर आप चाहें तो इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करने के लिए आप क्लासेस का नाम यूज करके उनके साथ लगा सकते हैं, और फिर आप देखें तो कितनी तरीके से आप चाहें तो अपने पेज को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो सिमिलर टैग्स होने के बावजूद भी अगर क्लासेस आप यूज करते हैं तो आप एक ही टैग पर डिफरेंट काम कर सकते हैं। अब यहीं पर अगर हम H2 टैग के साथ और काम कर देते, अभी हमने H2 टैग का देखिए कहीं कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं दिया है, लेकिन अब अगर हम यहाँ कहते हैं H2 और यहाँ पर कोई बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर दे दिया हमने ग्रीन, और फॉन्ट को कलर दे दिया हमने रेड, और फॉन्ट चेंज कर दिया लिसिडा कैलीग्राफी।
तो अब ये सारे H2 टैग पर देखिए अभी काम करेगा। अभी तो हम आके यहाँ इसे रिफ्रेश करेंगे तो जितने H2 टैग्स हैं देखिए यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी वही चीज आ रही है, यहाँ भी वही चीज आ रही है, नीचे भी वही चीज आ रही है ना। लेकिन अभी यहीं पर आए और H2 टैग के लिए भी, जैसे अब ये H2 टैग है देखिए, इसको एक क्लास दे दी हमने, क्लास इज इक्वल टू head1 कर दिया, कॉपी किया, और एक बार दे दिया head2। सिर्फ H2 टैग के लिए कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्या है, अब आपने अगर H2 के लिए लिया है तो यहाँ पर डॉट आप देंगे, और अगर आपने ये स्टाइलिंग करी head1 के लिए तो ये हो गया, और अगर आप H2 डॉट head2 के लिए कुछ और स्टाइल देना चाहते हैं तो वो दे देंगे, बैकग्राउंड कलर दे दिया येलो, और कलर दे दिया ग्रीन, और फॉन्ट फैमिली दे दी टाइप कॉर्सिवा, ये भी एक फॉन्ट है जो यूज होता है। सेव करेंगे, अपने ब्राउजर विंडो पे जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो अब देखिए H2 टैग भी दो तरीके से स्पेसिफाई हो रहा है। एक वो H2 टैग यूज हुआ है हेडिंग के लिए, H2 टैग के लिए, जहां पर बैकग्राउंड कलर रेड है और फॉन्ट का कलर बैकग्राउंड कलर ग्रीन है और फॉन्ट का कलर रेड है, यहाँ भी और यहाँ भी, क्योंकि यहाँ पर क्या यूज की गई है, क्लास head1 यूज की है। लेकिन यहाँ और यहाँ पर, हाँ यही दो जगह पर बैकग्राउंड कलर येलो दिख रहा है और फॉन्ट का कलर ग्रीन दिख रहा है, जबकि टैग H2 ही यूज हुआ है, पर यहाँ पर इसको अलग क्लास दे दी गई। तो इस तरह से आप जो है इसको स्पेसिफाई कर पा रहे हैं। तो इतने सारे तरीके होते हैं जिनसे कि आप ये काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? ले लिया। ठीक है, हम स्क्रॉल कर रहे हैं और आप ही बात करिए, और अब आप इसका ले लीजिए। रुक जाइए एक सेकंड, थोड़ा सा कंटेंट हम कम कर देते हैं तो आपको ज्यादा मिल जाएगा डेटा, एक साथ ही मिल जाएगा। अब ले लीजिए। ठीक है, तो इतना आप लोग करके देखिएगा। सिलेक्टर्स के बारे में यही है, इससे ज्यादा है नहीं, पर फिर भी हम कोशिश करेंगे कि एक बार आपको और जो बचे हुए सिलेक्टर्स हैं एक आध जैसे आपको बताएं तो वो बता देंगे। बाकी फिर इसके बाद हमारा फ्रेमवर्क का टॉपिक स्टार्ट होगा। बाकी आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा। आज कौन कौन नहीं आया क्लास में? सविता नहीं आई है? चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। इतना आप लोग ट्राई करके देखिएगा। दैट्स ऑल फॉर द डे। कल की क्लास के बारे में आपको पहले ही मॉर्निंग में भी बता दिया गया है कि कल की क्लास नहीं होगी, और आज की इवनिंग की क्लास भी नहीं होगी कल की। ठीक है, स्वाति तो चली गई है ना, स्वाति आई थी लेकिन स्वाति क्लास से जा चुकी है। तो आप कल जो है पूरा जितना बताया गया उसको आप लोग प्लीज रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिएगा, जो प्रॉब्लम्स होंगी बताइएगा। शालिनी, आपका मैसेज हमने पढ़ लिया है, जो आपने ऑटो करेक्ट कहा था ना, ऑटो करेक्ट में आपको कुछ दिक्कत थी, है ना? ठीक है, हम अभी बता दे रहे हैं यहीं पर ऑटो करेक्ट, किसी और को भी देखना है तो प्लीज देख लीजिएगा। ऑटो करेक्ट एक ऐसी कमांड होती है जिसको आप तब यूज करते हैं जब आप कोई ऐसा टेक्स्ट लिख रहे हैं एमएस वर्ड में या राइटर में, वर्ड प्रोसेसर में, जिसे आपको बार बार लिखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि हमें अपना ही नाम बार बार लिखना पड़ता है, तो बार बार लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हम या तो कॉपी करके पेस्ट कर रहे होते हैं या फिर टाइप करते समय बहुत टाइम लगा रहे होते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि दो तीन शब्द ऐसे होते हैं, दो तीन शब्द ही हो सकते हैं, जैसे कंपनी का नाम हो सकता है, किसी पर्सन का नाम हो सकता है जो रिपीटेडली आता है,
सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स रिपीट नहीं होते, पैराग्राफ रिपीट होते हैं 2-3 वर्ड्स, जैसे किसी का नाम, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, ऐसी चीजें। तो किसी चीज को अगर बार बार लिखना है और हर फाइल में आपको लिखना है, तो कॉपी पेस्ट की कमांड भी तब काम नहीं, मतलब तब आपको पहले वो फाइल खोलनी पड़ेगी जहां पे लिखा, और फिर जिस फाइल में आप हैं वहां के पेस्ट करना पड़ेगा। तो आप चाहते हैं कि एक शॉर्टकट बना लिया जाए कुछ इस तरह का, कि लिखते हुए ही मतलब हम उसका पहला अक्षर लिखें या इनिशियल्स लिखें और वो नाम पूरा का पूरा वहां आ जाए। इसके लिए ही ऑटो करेक्ट कमांड का यूज करते हैं। ऑटो करेक्ट कमांड की पहले आपको एंट्री देनी पड़ती है। जब आप एंट्री दे देते हैं तो फिर पूरे किसी भी फाइल में उसका यूज कर सकते हैं, चाहे वर्ड हो चाहे राइटर हो। मतलब राइटर में कोई भी डॉक्यूमेंट खोलेंगे तब आप यूज कर सकते हैं, वर्ड में कोई भी डॉक्यूमेंट खोलेंगे तो वर्ड में यूज कर सकते हैं। राइटर में बनाई गई एंट्री को वर्ड में नहीं यूज कर सकते, ये ध्यान रखिएगा। राइटर की एंट्री राइटर के लिए ही है। कैसे बनाई जाती है? आप यहाँ से कहाँ आते हो, टूल्स में आते हो, ऑटो करेक्ट में आते हैं, और इसके बाद यहाँ से ऑटो करेक्ट ऑप्शंस में जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आप इस पे क्लिक करेंगे तो वो पूछेगा कि आप किस चीज को किससे रिप्लेस करना चाहते हैं। तो जैसे हमने कहा हमें शालिनी सिंह लिखना होता है बार बार, तो हमने कहा एस लिख दे, खाली एस भी लिख सकते थे, एस लिखें और वो किस में बदल जाए, वो बदल जाए शालिनी सिंह में, ऐसे। तो यहाँ किसको बदलना है, यहाँ किससे बदलना है, और इतना लिखने के बाद न्यू पर क्लिक कर दें। जब आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये एंट्री ऐड हो गई यहाँ पर, और बस अब तो आपको सिर्फ ओके करना है, काम खत्म हो गया। अब आप इस डॉक्यूमेंट में हैं तो भी आप एस लिख करके एंटर करिए, तो देखिए ये शालिनी सिंह में बदल गया। एस लिख के स्पेस दीजिए तो भी शालिनी सिंह में बदल गया। तो अब कहीं भी कोई नई फाइल भी अगर आप खोल लेंगे ना, अब देखिए हमने वो पुरानी फाइल बंद कर दी, एक और नई फाइल खोल ली राइटर में, तो यहाँ भी अगर आप एस लिख करके एंटर करेंगे तो भी आपका आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, बस वो एंट्री डालनी है, जैसे एस लिखा, फिर या तो एंटर की दबा दीजिए या स्पेस बार दबाइए, दोनों में से कोई भी प्रेस करने पर आपकी वो एंट्री आ जाती है वहां पर। ये करता है ऑटो करेक्ट। ठीक है, ओके। और किसी को तो नहीं कुछ पूछना है? अमित, अतुल, गरिमा, निलिया? ओके, ठीक है, तो फिर आज की क्लास, हाँ बताइए गरिमा, कुछ पूछ रही है? नो मैम। ओके, तो आज की क्लास फिर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अब जो हमारी क्लास होगी वो मंडे को होगी, मॉर्निंग में M1 की क्लास होगी, इवनिंग में अभी M2 की क्लास चल रही है तो चलेगी आपकी। हम लोग नेक्स्ट टाइम जो है सिलेक्टर्स और थोड़ा सा फिर उसके बाद फ्रेमवर्क पे अपना काम शुरू करेंगे। आज के लिए वाइंड अप करते हैं, दैट्स ऑल।